हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री डिसिप्लिन का जो बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 CE। तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। इससे पहले मैंने 3 यूनिट कवर करवा दी थी, जिसमें से मैंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी बताया था और उसमें मैंने पुरातात्विक और जो साहित्यिक स्रोत थे उसके बारे में भी मैंने बताया था। अब आपको पढ़ना है 4th यूनिट में वैदिक काल के बारे में और महापाषाण संस्कृतियों के बारे में। तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि वैदिक काल के बारे में बताया था कि वहाँ की स्थिति कैसी थी वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में। अब पढ़ना है हमें जो उत्तर वैदिक काल है उसकी स्थिति के बारे में। क्वेश्चन पेपर में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मैंने चेक किया था काफ़ी, तो ये क्वेश्चंस आए हुए थे उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड। तो उत्तर वैदिक काल का सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, या तो उसमें पूछ लिया जाएगा राजनीतिक स्थिति के बारे में और सामाजिक स्थिति के बारे में, या तो पूछ लिया जाएगा आर्थिक स्थिति या धार्मिक स्थिति के बारे में। तो आपको चारों पॉइंट्स थोड़ा थोड़ा पढ़ के चले जाना है ताकि आप अपनी तरफ से बनाकर उसे लिख सकें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल की जो राजनीतिक स्थिति है क्या थी। सबसे पहला पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में बड़े राज्यों का निर्माण हुआ था। बाद के वैदिक काल में कई जन या जनजातियों को जनपद या राष्ट्र बनाने के लिए मिलाया गया था और इसलिए राज्य के आकार के साथ साथ शाही शक्ति में भी वृद्धि हुई थी। युद्ध अब गायों के लिए नहीं बल्कि प्रदेशों के लिए लड़े गए। जो उत्तर वैदिक काल है, पहले जो ऋग्वैदिक काल जब शुरू हुआ था उस टाइम पे राज्यों को छोटे छोटे खंडों में बांट दिया गया था। छोटे छोटे गांव हुआ करते थे वहाँ पे और उन्हीं के ही मुखिया वहाँ के बनाए जाते थे। लेकिन अब जो है, जो उत्तर वैदिक काल जब शुरू हुआ था उसमें बड़े बड़े राज्यों का निर्माण इसमें शुरू कर दिया गया था। इसमें जो कई जनजातियाँ वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व हुई थी। बहुत बड़ा राष्ट्र इसमें बनाया गया था। जो राज्य है उससे राष्ट्र इनको बनाया गया था। पर जो इस अवधि में पहली बार प्रकट हुआ था जनपद या राष्ट्र जिसे बोला जाता है, और इसलिए राज्य के आकार के साथ साथ शाही शक्ति में भी इसमें वृद्धि हुई थी। जो युद्ध है वो गायों के लिए नहीं बल्कि प्रदेशों के लिए लड़े गए थे। गायों मतलब कि छोटे छोटे जो गांव होते हैं उन्हें बोला जाता है गायों। तो गांव के लिए नहीं बल्कि प्रदेशों के लिए लड़े गए थे युद्ध जो हुए थे आर्यों के टाइम पर। और राजा जो था वो आमतौर पर क्षत्रिय होता था और राजा का पद लगभग वंशानुगत बना दिया जाता था। जो राजा होता था वो आमतौर पर क्षत्रिय होता था, जैसे कि वर्णमाला में पढ़ा होगा वर्ण व्यवस्था में कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रीय वर्ण व्यवस्था थी, तो उसमें क्षत्रिय होता था राजा और राजा का जो पद होता था वो वंशानुगत होता था। वंशानुगत जैसे कि मैंने बताया कि जो वंश चलता आता है कि पिता के बाद फिर उनका बेटा जो होता है वो शासन चलाता है, तो वो सब वंशानुगत बना दिया जाता था। और प्रमुख या राजा के चुनाव के निशान बाद के वैदिक ग्रंथों में भी दिखाई देते हैं। लेकिन वंशानुगत राजस्व उभर रहा था, राजत्व उभर रहा था। राजा धीरे धीरे सामाजिक व्यवस्था के नियंत्रक के रूप में भी उभरा। राजा को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता था। अब देखो कि जो राजा है वो चुनाव के निशान तो नज़र आ रहे थे वैदिक ग्रंथों में। बाद के जो वैदिक ग्रंथ लिखे गए थे तो उसमें राजा के जो चुनाव किए जाते थे वो तो नज़र आ रहे थे, कुछ ऐसे प्रमाण वहाँ पे मिले थे। लेकिन जो वंशानुगत राजत्व उभर रहा था, वंशानुगत राजत्व मतलब कि ये चीज़ नज़र आ रही थी कि वहाँ पे वंश बहुत ज़्यादा वंशानुगत जो परंपरा चलती आ रही थी और राजा का चुनाव उसी बिहाफ पर होता था। और राजा जो है वो धीरे धीरे क्या था कि सामाजिक व्यवस्था के नियंत्रक के रूप में भी उभरने लगा था, कि सामाजिक व्यवस्था के रूप में भी इसे जानने लगे थे लोग। और राजा को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, जैसे कि उत्तरी क्षेत्रों में हो गया विराट के रूप में भी जाना जाता था, पूर्वी क्षेत्रों में उन्हें सम्राट कहा जाता था और पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में स्वारथ या भोज के रूप में भी संबोधित उन्हें किया जाता था। अब है जो राजा है उसके प्रभाव को अनुष्ठानों द्वारा बढ़ाया गया था। उन्होंने राजसूय जो उन्हें सर्वोच्च शक्ति प्रदान करने के लिए माना जाता था, अश्वमेघ उस क्षेत्र पर पूर्ण शक्ति देने के लिए जहां शाही घोड़ा दौड़ता था, और वाजपेयी जहां शाही रथ दौड़ और जीतने के लिए बनाया गया था। जैसे विभिन्न अनुष्ठान किए दूसरों के खिलाफ, इन अनुष्ठानों से राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती थी।
ये जो राजा के प्रभाव थे ये अनुष्ठानों द्वारा बढ़ाए गए थे। अनुष्ठान मतलब कि जो भी चीज़ें वहाँ पे शक्तिशाली चीज़ें होती थी वहाँ पे, कि राजसूय हो गए। राजसूय होते हैं एक प्रकार से जिन्हें सर्वोच्च शक्ति प्रदान करने के लिए जिन्हें माना जाता था। और अश्वमेघ हो गए। अश्वमेघ होते हैं जहाँ पे शाही दौड़ते थे, घोड़े जो होते थे वो दौड़ा करते थे। और वाजपेय वगैरह हो गए, रथ दौड़ और जीतने के लिए वहाँ पे बनाया गया था। तो ये सब चीज़ें होती थी अनुष्ठान वगैरह, जो इसी अनुष्ठानों की वजह से ही राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। और जो बाद के वैदिक काल में ये भी देखा गया था कि लोकप्रिय सभाओं ने अपना महत्व खो दिया था। लोकप्रिय सभाएं जो हुआ करती थी वहाँ पे, उसने अपना महत्व इसमें खो दिया था और इसकी कीमत पर शाही शक्ति में वृद्धि हुई थी। शाही शक्ति में वृद्धि होने की वजह से जो लोकप्रिय सभाएं थी उनका महत्व खत्म हो गया था और विधाता पूरी तरह से गायब हो गया। सभा और समिति ने जमीन पर कब्जा करना जारी रखा, लेकिन उनका चरित्र बदल गया था। वह राजकुमारों और अमीर रईसों के प्रभुत्व में आ गए थे। महिलाओं को अब सभा में बैठने की अनुमति नहीं थी और अब यह रईसों और ब्राह्मणों का प्रभुत्व था। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि जो ऋग्वैदिक काल था वहाँ पे महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, उनको भी सभाओं में इन्वॉल्व होने के लिए परमिशन दी जाती थी। लेकिन जो बाद के वैदिक काल है, बाद का वैदिक काल किस में आ गया? उत्तर वैदिक काल जिसे बोला जाता है। तो ये कंफ्यूज मत होना कि बाद के वैदिक काल में क्या है कि या फिर उत्तर वैदिक काल में क्या है। तो बाद का जो वैदिक काल था वो उत्तर वैदिक काल ही कहलाता है उसे। तो उसमें जो था सारा काम जो होता था वो ब्राह्मण लोग और वही रईस लोगों के प्रभुत्व में, उन्हीं के अंडर में रहकर ही काम होता था। और जो महिलाएं थी वो अब सभाओं में नहीं बैठ सकती थी। अब फिफ्थ आता है, उत्तर वैदिक काल में भी राजाओं के पास स्थायी सेना नहीं थी। युद्ध के समय आदिवासी इकाइयाँ लामबंद की गई थी और राजा को भी युद्ध जीतने के लिए उसी थाली से भोजन करना पड़ता था जिसमें उसकी प्रजा होती थी। मतलब कि जो उत्तर वैदिक काल था उसमें ये होता था कि राजाओं के पास कोई स्थायी सेना नहीं रखी गई थी, कि परमानेंट सेना नहीं थी। और युद्ध के टाइम पर ऐसा होता था कि आदिवासी इकाइयाँ ही लामबंद की गई थी। आदिवासी इकाइयाँ जो होती हैं उनको ही इसमें इन्वॉल्व किया गया था युद्ध के टाइम पर ही। और राजा को भी युद्ध जीतने के लिए उसी थाली में भोजन करना पड़ता था कि जिसमें उसकी प्रजा करती थी। ऐसा नहीं है कि राजा के लिए कोई स्पेशल भोजन उनके लिए दिया जाता था, वो भी जो उनकी प्रजा वगैरह जो है युद्ध में लड़ने के लिए उनका साथ दिया था तो उन्हीं के साथ ही उनको भोजन करना पड़ता था। तो ये 5 पॉइंट्स थे उसके राजनीतिक जीवन के बारे में। अब आता है वैदिक आर्यों का जो सामाजिक जीवन किस प्रकार से था, कि उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों का सामाजिक जीवन क्या था। अब इसमें ये टॉपिक भी आ सकता है कि उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन क्या है, या ये भी पूछा जा सकता है कि आर्यों के टाइम पर जो उनका रहन सहन है, जीवन पद्धति क्या है, जीवन निर्वाह पद्धति, या उनकी सामाजिक जीवन कैसी है, या फिर उनका जो कृषि प्रधान चीज़ें हैं, अर्थव्यवस्था कैसी रही है आर्यों के टाइम पर, तो वो भी पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। तो वो उत्तर वैदिक काल के बारे में ही इसमें पूछा जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि बाद के वैदिक समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। वहाँ का समाज कैसा था? 4 वर्णों में। जैसे कि मैंने बताया, ब्राह्मण, राजन्य या क्षत्रिय जिसे बोला जाता है, वैश्य और शूद्र। ये हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा देखा गया है इस वर्णों को, क्योंकि 4 वर्ण देखा गया है इसमें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इसी के अकॉर्डिंग इन लोगों को समाज में बांटा जाता था। और वर्ण प्रणाली के बारे में कैसे जानेंगे कि बलि के बढ़ते पंथ में ब्राह्मणों की शक्ति में बहुत वृद्धि हुई थी और वे अपने ग्राहकों के लिए और खुद के लिए अनुष्ठान और बलिदान करते थे और कृषि कार्यों से जुड़े त्योहारों में भी भाग लेते थे। ये क्योंकि ब्राह्मण जो होते थे वो बहुत ऊंची कास्ट के होते थे, उनको हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मिली हुई थी। कृषि कार्यों से भी, त्यौहार से जुड़े जितने भी त्यौहार होते थे उनमें भी भाग लेते थे। तीनों उच्च वर्णों में एक समान विशेषता थी, वह वैदिक मंत्रों के अनुसार उपनयन या पवित्र धागे के साथ अलंकरण के हकदार भी थे। अब क्या होता था कि जो तीनों उच्च वर्ग के जो लोग थे, उच्च वर्ग में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो होते थे, वो त्योहारों में भी भाग ले सकते थे। उनको हर चीज़ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। और वहाँ के जितने भी ये जो समान विशेषताएं बताई गई हैं, क्या है कि वैदिक मंत्रों के अनुसार अब उपनयन या पवित्र धागे के साथ अलंकरण के हकदार थे, कि पवित्र धागा वगैरह की ये रस्में वगैरह होती थी इन लोगों की। तो तीनों ही जो उच्च वर्ग के लोग थे वो तीनों ही इन सब चीज़ों को काम करते थे। लेकिन जो चौथा वर्ण था वो पवित्र धागा समारोह से वंचित था। एक समारोह होता था एक प्रकार से, जो तीनों वर्ग के लोग होते थे वो काम करते थे, समारोह में इन्वॉल्व होते थे, जितनी भी फेस्टिवल्स वगैरह जो मनाते थे वो एक मनाते थे, उनको हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल थी। लेकिन जो चौथा वर्ग था, जो चौथा वर्ग कौन सा है?
शूद्र का, तो उनको अधिकार नहीं था इस पवित्र धागा समारोह में इन्वॉल्व होने के लिए। और इस अवधि में शूद्रों पर विकलांगों को लागू करने की शुरुआत भी देखी गई थी। तो जो ये अवधि थी उत्तर वैदिक काल में, तो शूद्रों पर जो विकलांग थे उनको भी इन्वॉल्व करने की इसमें शुरुआत देखी गई थी। और राजन्य आदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले राजकुमार ने, राजन्य आदेश का प्रतिनिधित्व, राजन्य कौन होता है? क्षत्रिय जिसे बोला जाता है। राजन्य आदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले राजकुमार ने अन्य सभी 3 वर्णों पर अपनी शक्ति का दावा करने की कोशिश भी की थी, क्षत्रिय राजकुमार ने। और ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार राजकुमार के संबंध में ब्राह्मण को आजीविका के साधक और उपहारों के स्वीकारकर्ता के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन इच्छा पर हटाने योग्य है। मतलब कि जो ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार है, इनका मानना यह है कि राजकुमार के संबंध में ये कहा गया है कि ब्राह्मण को आजीविका के साधक के रूप में भी देखा जाएगा, आजीविका का साधक, और उपहारों के स्वीकारकर्ता के मतलब कि उपहार भेंट वगैरह जो होते हैं उनको लेने का के रूप में भी वर्णित किया गया है ब्राह्मणों को, लेकिन इच्छा पर हटाने योग्य है। वैश्य को श्रद्धांजलि देना कहा जाता है और सबसे खराब स्थिति शूद्र के लिए आरक्षित होती है। जो वैश्य है उसको श्रद्धांजलि देने के लिए रखा जाता था, और सबसे खराब स्थिति किसकी थी? शूद्रों की, जो सबसे नीची कास्ट की होती थी। वे दूसरों के सेवक बने रहते थे हमेशा, और दूसरों के द्वारा अपनी इच्छा से काम करने के लिए और इच्छा पर पीटे जाने के लिए कहा जाता है। कि मतलब वो अपनी इच्छाएं वगैरह व्यक्त नहीं कर सकते थे, अपनी अकॉर्डिंग, अपनी विश के अकॉर्डिंग ही वर्क नहीं कर सकते, कि वो क्या करना चाहते थे वो इन्वॉल्व नहीं होते थे, वो दूसरों की ही सेवा करते रहते थे। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो एक प्रकार से भेंट लेने का काम स्वीकारकर्ता के रूप में, उपहारों का स्वीकारकर्ता के रूप में देखा गया, जीविका के साधक के रूप में देखा गया है। लेकिन जो वैश्य है वो है श्रद्धांजलि देने के लिए रखा जाता था इनको, और जो होते थे शूद्र उनको सेवक माना जाता था। अब दूसरा पॉइंट है, परिवार में क्या होता था कि एक पितृसत्तात्मक पिता का अधिकार प्रणाली विकसित हुई थी, और महिलाओं को आमतौर पर निम्न पद पर रखा जाता था। पहले जो था वो जो ऋग्वैदिक काल था उसमें भी पितृसत्तात्मक थी, लेकिन महिलाओं को सम्मान दिया जाता था। लेकिन ये जो पिता का शुरू हुआ था, ये प्रणाली विकसित हुई थी धीरे धीरे, तो उसमें महिलाओं को निम्न पद पर रखा जाता था, दूसरे तबके पर रखा जाता था। यद्यपि कुछ महिला धर्मशास्त्रियों ने दार्शनिक चर्चाओं में भाग लिया था, और कुछ रानियों ने राज्याभिषेक अनुष्ठानों में भी भाग लिया था। आमतौर पर महिलाओं को पुरुषों से हीन और अधीनस्थ माना जाता था। सती और बाल विवाह का भी उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार एक बेटी को दुख का स्रोत बताया गया है। ये जो है एक प्रकार से कुछ लोग, महिलाएं जो थी वो धर्मशास्त्रियों ने दार्शनिक चर्चाओं में भाग लिया था। महिला धर्मशास्त्री जितने भी थे उन्होंने दार्शनिक चर्चाओं में भी भाग लिया था। कुछ रानियां वगैरह भी थी जो अनुष्ठानों में उन्होंने भाग लिया था, लेकिन एक प्रकार से महिलाओं को पुरुषों से हीन समझा जाता था और अधीनस्थ माना जाता था। अधीनस्थ मतलब बिल्कुल दूसरे तबके में रखा जाता था, उसके नीचे समझा जाता था, हमेशा पुरुषों से बिल्कुल अलग समझा जाता था। और इस टाइम पर जो है वो सती और बाल विवाह का भी उल्लेख इसमें मिलता है। और यहाँ तक कि ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार, ऐत्रेय ब्राह्मण मतलब कि जो ब्राह्मण जो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण जो आते हैं उनके अनुसार ये कहा गया था कि एक बेटी को दुख का स्रोत इनको माना जाता था। जो बेटी है उनको दुखों का पूरा माना जाता था कि एक प्रकार से दुख प्रकट होगा, हमारे जिंदगी में दुख ही दुख आएंगे अगर बेटी होगी, तो इसलिए बेटियों को बिल्कुल अलग रखा जाता था। अब थर्ड है गोत्र की संस्था। उत्तर वैदिक युग में दिखाई दी थी गोत्र की संस्था क्या होती है कि शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है गाय की कलम या वह स्थान जहाँ पूरे कबीले के मवेशी रखे जाते हैं, लेकिन समय के साथ यह एक सामान्य पूर्वज से वंश का संकेत देता है। कबीले के मवेशी रखे जाते हैं जहाँ मतलब कि एक प्रकार से एक गोत्र होता है जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, बिल्कुल गाय वगैरह को ऐसे स्थान में रखा जाता है मवेशियों को, लेकिन समय के साथ ये एक प्रकार से सामान्य पूर्वज से वंश का संकेत देता है। एक ही गोत्र या एक ही पूर्वज वाले व्यक्तियों के बीच कोई विवाह नहीं हो सकता था। गोत्र एक प्रकार से जो होता है एक शाब्दिक अर्थ के रूप में देखा जाए तो गाय की कलम बोला जाता है, गाय की कलम, लेकिन या इसे एक प्रकार से ऐसा स्थान जहाँ पे कबीले के मवेशी रखे जाते थे। कबीले के मवेशी इट मीन्स कि जो गाय वगैरह को रखा जाता था, गाय के स्थान वगैरह रखे जाते थे, लेकिन समय के साथ साथ इसका चेंजेस आ गए थे। गोत्र वगैरह या एक प्रकार से कास्ट जो देखी जाती थी, एक जो गोत्र उसे ही बोला जाता है, एक ही पूर्वज वाले व्यक्तियों के बीच कोई विवाह नहीं हो सकता था, एक प्रकार से गोत्र होता था। उस टाइम पे गोत्र बोलते थे कि जो कास्ट वगैरह देखी जाती थी और वो मिला के करते थे वटएवर, जो इसके बारे में तो मुझे इतना नहीं पता गोत्र के बारे में, लेकिन वो ये होता था कि एक ही पूर्वज वाले जो व्यक्ति थे उनके बीच में कोई शादी नहीं कर सकता था। तो जाति बहिर्विवाह व्यापक रूप से प्रचलित था।
जाति के आधार पर वहाँ पे जो शादी होती थी वो इन्वॉल्व थी। एक ही गोत्र की महिलाओं से विवाह करने वाले पुरुषों के लिए चंद्रयान तपस्या का उल्लेख है। चंद्रयान तपस्या ये होती थी कि चंद्रमा के नीचे सारी रात तब बैठकर हमें तपस्या करनी होती थी, अगर वो एक ही गोत्र की महिला से शादी कर लेता था। और गोत्रों का नाम कश्यप, भारद्वाज, गौतम, भृगु जैसे महान संतों के नाम पर रखा गया था, जो गोत्र के नाम होते थे। तो ये सब वहाँ की जो रीति रिवाज थे गोत्रों के अकॉर्डिंग ही, कास्ट वगैरह देखकर जो कुंडलियाँ वगैरह जो मिलाते हैं वटेवर जो होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे शादी की जाती थी। फोर्थ है कि वैदिक काल में आश्रम में जीवन के 4 चरण अच्छी तरह से स्थापित नहीं थे। कैसे कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में क्या था कि 4 आश्रमों के बारे में देखा गया, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, संसार से पूर्ण सेवानिवृत्त। लेकिन बाद के वैदिक ग्रंथों में केवल 3 का उल्लेख किया गया है। अंतिम 1 या चौथा चरण बाद के वैदिक काल में अच्छी तरह से स्थापित नहीं हुआ था। जो बाद का वैदिक काल था उसमें ये चौथा चरण इन्वॉल्व नहीं हुआ था, संन्यास का। ये 3 जो थे टॉपिक, ब्रह्मचारी और गृहस्थ और वानप्रस्थ, जो आंशिक सेवानिवृत्ति होती है। तो ये पॉइंट्स थे इसमें वैदिक काल के बारे में। बहुत वियर्ड लैंग्वेज है ये, बहुत ज़्यादा समझ में आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसे एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन आप कर सको पेपर में। और बाद के वैदिक युग में ये हुआ था कि रथकार जैसे कुछ शिल्प समूहों को एक विशेष दर्जा प्राप्त था और उन्हें पवित्र धागा पहनने का अधिकार था। एक पवित्र धागा हाथ में पहनते हैं तो वो पहनने का अधिकार इनको दिया गया था बाद के युग में। रथकार जैसे कुछ शिल्प समूह थे तो उनको एक विशेष प्रकार का दर्जा उनको दिया जाता था। तो यहाँ की सामाजिक स्थिति इसमें बताई गई है। अब आता है अर्थव्यवस्था कैसी थी, कि कृषि आजीविका का प्रमुख साधन रहा है। इसमें भी जो है कृषि को ही आजीविका का साधन माना गया है। कृषि में और लोग जो है वो वैदिक युग के अंत में एक व्यवस्थित जीवन व्यतीत करते थे। लकड़ी के हल के फाल से जुताई की जाती थी। लकड़ी के हल जो होते थे उनके फाल होता है कुछ, उसमें लकड़ी का हल जो होता है उससे जुताई की जाती थी। और शतपथ ब्राह्मण जुताई की रस्मों के बारे में विस्तार से बताता है। यहाँ तक कि राजा और राजकुमार भी शारीरिक श्रम करने से नहीं हिचकिचाते थे। श्रम के भाई बलराम को हलदारा या हल चलाने वाला कहा जाता है। हालांकि बाद के समय में ऊपरी वर्णों के लिए जुताई पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब ये जो है जो ऋग्वैदिक काल जो हुआ था उसमें भी कृषि को ही आजीविका का साधन माना था और उत्तर वैदिक काल में भी कृषि को ही जो है आजीविका का साधन माना जाता है। और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो लोगों की लाइफस्टाइल थी वो भी सुधरने लग गई थी। और उस टाइम पे जो शारीरिक श्रम है उसमें राजकुमार या राजा जो होते थे, बड़े बड़े तबके के लोग होते थे, वो भी शारीरिक श्रम करने से नहीं हिचकिचाते थे, वो भी काम करते थे मिलजुल के। और कृष्ण के भाई बलराम को हलदारा या हल चलाने वाला कहा जाता था। और बाद के समय में ऐसा होता था कि जो ऊपरी वर्णों के लोग थे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको जुताई पर प्रतिबंध इनका लगा दिया गया था बाद के टाइम पर। और वैदिक लोगों ने जौ का उत्पादन जारी रखा था। उसमें भी यही हुआ था कि जौ की फसलें उगाई थी, गेहूं को उगाया था। और इस अवधि के दौरान चावल और गेहूं उनकी मुख्य फसल बन गई थी। पहले के टाइम पे कृषि में क्या होता था कि सिर्फ गेहूं और जौ को उगाया था, लेकिन इस अवधि में ऐसा हुआ था कि चावल का भी इन्होंने खेती, इनकी फसल उगानी शुरू कर दी गई थी। और बाद के समय में गेहूं पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों का मुख्य भोजन बन गया था। बाद में ऐसा हुआ था गेहूं क्या था पंजाब में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और ऐसे लोगों का भोजन ये बन गया था। उत्तर वैदिक काल में विभिन्न प्रकार की दालों का भी उत्पादन हुआ था और जो कृषि है उपज को अनुष्ठानों में पेश किया जाने लगा था, स्पेशली चावल को। इस अवधि में लोहे के बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था और इसने लोगों को जंगलों को साफ करने और खेती के तहत अधिक भूमि लाने में सक्षम बनाया था। जो लोहा है इसमें बड़े पैमाने पर इसमें सबसे ज़्यादा लोहे का इस्तेमाल किया जाता था ताकि वो लोग जो है जंगलों को साफ कर सके और वहाँ पे खेती के लिए जो है वो अधिक भूमि लाने में वो सक्षम बना सके। और बाद के वैदिक युग के दौरान क्या हुआ था कि विविध कला और शिल्प का प्रसार हुआ था और शिल्प विशेषज्ञता ने गहरी जड़ें जमा ली थी। बाद के वैदिक लोग अच्छे लोहार और गलाने वाले थे क्योंकि PGW स्थलों पर तांबे की बहुत सारी वस्तुएं मिली है। लोगों को टिन, सीसा, चांदी, कांसे, सोना, लोहा और तांबे के बारे में पता था क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि जब मानव का जब विकास हुआ था उन्होंने धीरे धीरे सीसा और
टेन वगैरह इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया था। कांसे का जब युग हुआ था, आपने शायद पढ़ा होगा इसके बारे में, कांसे के बारे में, तो तांबे के बारे में उन लोगों को धीरे धीरे जब इनकी डेवलपमेंट हुई थी तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा उन लोगों को पता था। लोहार और वगैरह उन्होंने बनाने शुरू किए थे चीज़ों को। और इस अवधि में कई व्यावसायिक समूहों का उल्लेख भी देखा गया था। पत्थर तोड़ने वाले हो गए, जौहरी हो गए, ज्योतिषी, चिकित्सक आदि। कुल मिलाकर वैदिक ग्रंथ और उत्खनन दोनों ही विशेष शिल्प की खेती का संकेत देते हैं। और ये जो युग शुरू हुआ था इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होने शुरू हो गए थे, जैसे पत्थर तोड़ने वाले हो गए, जौहरी हो गया, ज्योतिषी, चिकित्सक, ये सब जो है वैदिक ग्रंथों में इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। अब बुनाई जो है वो केवल सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित ही थी, लेकिन बड़े पैमाने पर इसका अभ्यास भी किया जाता था। चमड़े के काम, मिट्टी के बर्तन और बढ़ई के काम ने बहुत ज़्यादा प्रगति की थी इसमें। और बाद के जो वैदिक लोग थे वो 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तन से परिचित थे: ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर और पेंटेड ग्रे वेयर एंड रेड वेयर। ये इस प्रकार की एक प्रकार से मृदभांड PGW है जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते थे। ये एक प्रकार की मिट्टियाँ थी, मिट्टियों के प्रकार वगैरह इसमें बताए गए हैं। समाज मुख्यतः ग्रामीण था, जो ग्रामीण समाज था वो वहाँ का, और अवधि के अंत में शहरीकरण की शुरुआत के निशान भी इसमें मिलते हुए नजर आए हैं। और 6 पॉइंट में है, विनिमय अभी भी वस्तु विनिमय के माध्यम से था, लेकिन निष्का का उपयोग मूल्य की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में किया जाता था, हालांकि एक विशिष्ट मुद्रा के रूप में नहीं। मूल्य की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता था। निष्का का उपयोग, निष्का होता है एक प्रकार से वहाँ के टाइम पे मुद्रा थी, पैसा जो था वो निष्का का उपयोग किया जाता था, उसमें मुद्रा के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जाता था, बल्कि उसे मूल्य की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में उसमें इस्तेमाल किया जाता था। और वस्तुओं की विनिमय किया जाता था। वस्तुओं का विनिमय मतलब कि आदान प्रदान किया जाता था, ना कि पैसों के रूप में। कि ऐसा होता था कि हमारे में अब क्या होता है कि हम पैसा देते हैं और सामान खरीदते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता था। वहाँ पे पैसा नहीं होता था, वहाँ पे सिर्फ वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। और बाद के वैदिक युग में करों और श्रद्धांजलि का संग्रह अनिवार्य कर दिया गया था। श्रद्धांजलि देना और कर वगैरह देना, तो इनका भी, उसको भी अनिवार्य इसमें करना शुरू कर दिया गया था। और यह संग्रहित्री द्वारा किया गया था। और यह उल्लेखनीय है कि वैश्य जो है उत्तर वैदिक काल में श्रद्धांजलि देने वाले थे, कि जो वैश्य था उत्तर वैदिक काल में इन्होंने श्रद्धांजलि देना इन्होंने शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने बताया 4 वर्ण थे सामाजिक में, बताया था मैंने 4 वर्णों का, ब्राह्मण का अलग रूल था, क्षत्रिय का अलग रूल था और वैश्य का अलग था। तो वैश्य जो थे वो श्रद्धांजलि देने वाले थे। और जो अब आता है वैदिक युग का धर्म, जो है उत्तर वैदिक युग है, उसका धर्म क्या है? 2 उत्कृष्ट देवताओं इंद्र और अग्नि में ने अपना पूर्व महत्व खो दिया था। दूसरी ओर प्रजापति बाद के वैदिक युग में सर्वोच्च पद पर आसीन हुए थे। ऋग्वैदिक काल के कुछ अन्य छोटे देवता भी प्रमुख हुए थे, जैसे रुद्र और विष्णु। रुद्र क्या थे? जानवरों के देवता, और विष्णु थे लोगों के संरक्षण या रक्षक जिसे बोला जाता है। और पहले के टाइम पे जैसे बताया था कि जो ऋग्वैदिक काल में क्या था कि छोटे छोटे देवता जो थे वो अब उत्तर वैदिक काल में इनका भी प्रचलन होना शुरू हो गया था। जानवरों की देवता हो गए, लोगों के संरक्षण के रूप में जिन्हें देखा जाता था। सेकेंड पॉइंट है, कुछ सामाजिक व्यवस्थाओं के अपने देवता भी रहे थे। पुषण जो मवेशियों की देखभाल करने वाले थे, शूद्रों के देवता के रूप में उन्हें देखा जाता था। मवेशियों की देखभाल, मवेशी मतलब कि जो जानवर होते हैं, भेड़, बकरी, गाय वगैरह। और उत्तर वैदिक काल में भी मूर्ति पूजा का संकेत भी इसमें देखा गया है। थर्ड पॉइंट है, बलिदानों का पंथ इस संस्कृति की आधारशिला था और इसके साथ कई रीति रिवाज और सूत्र भी थे। बलिदान का ही अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। बलिदान देना इसमें बहुत ज़्यादा आम हो गया था और इन्होंने सार्वजनिक और घरेलू दोनों चरित्र ग्रहण कर लिए गए थे। और जो सार्वजनिक बलिदान है उसमें राजा और पूरा समुदाय शामिल था, जबकि निजी बलिदान व्यक्तियों द्वारा अपने घरों में किया गया था। जो निजी बलिदान था वो व्यक्ति द्वारा अपने घरों में किया जाता था, लेकिन जो सार्वजनिक बलिदान था उसमें क्या होता था कि राजा और पूरा समुदाय जो था वो पूरा उसमें इन्वॉल्व होते थे, क्योंकि लोग एक व्यवस्थित जीवन जीते थे और अच्छी तरह से स्थापित घरों को बनाए रखते थे। बलिदानों में क्या होता था कि बड़े पैमाने पर जानवरों की हत्या की जाती थी। एज अ जो बलिदान वगैरह जो ये लोग करते थे वो पशुओं की हत्या करके उनको भेंट चढ़ाते थे, और अतिथि को गोघना या मवेशियों को खिलाने वाले के रूप में जाना जाता था। यज्ञ करने वाले को यज्ञ करने वाले यजमान के रूप में जाना जाता था। कुछ महत्वपूर्ण यज्ञ थे, अश्वमेघ, वाजपेय, राजसूय आदि थे।
जैसे कि ऊपर मैंने बताया, ये सब जो थे वो यज्ञ करने वाले थे, इनके नाम है यहाँ पे। जो अतिथि होते थे, अतिथि कौन होते थे? विजिटर्स जो होते थे वहाँ पे आने वाले, मेहमान जिसे बोलते हैं, तो वो मवेशियों को खिलाने वाले के रूप में उन्हें देखा जाता था। मवेशियाँ मतलब कि जानवर वगैरह जो होते थे। फोर्थ पॉइंट है, ब्राह्मणों ने पुरोहित ज्ञान और विशेषज्ञता के एक अधिकार का दावा किया था। बलिदानों को अंजाम देने के लिए उन्हें उदारता से पुरस्कार किया गया था। उदारता से उनको पुरस्कार किया गया था बलिदानों को अंजाम देने के लिए। और गाय, सोना, कपड़ा और घोड़ों के रूप में दक्षिणा दी जाती थी, कि गाय का बलिदान हो गया, या फिर घोड़े दक्षिणा के रूप में दे दिया, गाय दे दी, भेंट कर दिया, सोना, कपड़ा, ये सब ब्राह्मणों को दिया जाता था। कभी कभी पुजारी क्षेत्र के एक हिस्से को दक्षिणा के रूप में भी दावा करते हैं। एक प्रकार से जो पुजारी होते थे, पुजारी जो ब्राह्मण होते थे उस टाइम पे, जैसे कि इनकी राज व्यवस्था थी, राजनीति वगैरह के बारे में, तो ब्राह्मणों का और वहाँ का जो राजा थे, तो वो उनमें पुजारी वगैरह भी प्रशासनिक कार्यों में इन्वॉल्व होते थे। तो जो ब्राह्मण वर्ग के जो लोग होते थे, वो उनको, पुजारी वगैरह को भी ये लोग दक्षिणा के रूप में भी कुछ ना कुछ भेंट करते ही थे। तो ये 3-4 पॉइंट्स इसमें मैंने धार्मिक के बारे में भी बताया। अगर एग्जाम में उत्तर वैदिक काल के बारे में, धार्मिक या आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा जाए तो आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें टॉपिक आ सकता है कि उत्तर वैदिक काल के बारे में और उसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में बताइए, या धार्मिक स्थिति के बारे में बताइए। तो ये मैंने पूरा टॉपिक, इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने बता दिए। ना समझ में आया तो एक बार पढ़ के अपनी लैंग्वेज में आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।